तो भाई एक्चुअली तो ये वीडियो पास्कल ट्रायंगल के पहले आनी थी, बट इसकी वीडियो फाइल जो थी वो थोड़ी सी करप्ट हो गई थी। तो जो ब्लॉकस्कॉप वाला वो था, वो करप्टेड पार्ट मैंने इसमें से एडिट कर दिया फिलहाल। अब ये वीडियो आपकी फंक्शंस की लास्ट वीडियो है। वैसे पास्कल ट्रायंगल होने वाली थी, बट चलो जो भी है, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो हेलो एवरीवन, जावा प्रोग्रामिंग के नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने फंक्शंस का एक बेसिक ओवरव्यू देख लिया था कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस का हम यूज़ क्यों करते हैं बेसिकली। तो थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। एक फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि कुछ इनपुट ले रहा होता है और बाद में उसे प्रोसेस करके हमें एक डेफिनेटिव आउटपुट दे रहा होता है, ठीक है, या कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा होता है। ज़रूरी नहीं है वो हमेशा रिटर्न करे, क्योंकि मैंने आपको 4 तरीके के फंक्शंस बताए थे आपके। एक होता है जो इनपुट भी लेता है, रिटर्न भी करता है। एक होता है जो इनपुट नहीं लेता है पर कुछ रिटर्न करता है। एक होता है जो ना ही इनपुट लेता है और ना ही कुछ रिटर्न करता है। और तीसरा होता है जो इनपुट तो लेता है पर हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करके देता, ठीक है। और जावा में बेसिकली अभी जो हमने फंक्शंस बनाए थे उसमें हमने पब्लिक और स्टैटिक कीवर्ड्स जो है वो बाय डिफॉल्ट लगा दिए थे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं अपना रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप के बाद हम लिखते हैं हमारा आइडेंटिफायर या फिर हमारे फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम लिखने के बाद हम लगाते हैं ये वाले पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर हम सारे आर्ग्यूमेंट्स लिख देते हैं। जो भी आर्ग्यूमेंट्स हम चाहते हैं कि हमारा फंक्शन एज इनपुट ले, उनको हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं उनके डेटा टाइप के साथ। और इनको हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, जो कि हमारे फंक्शन के साथ लिखे हुए होते हैं। तो फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पे यहाँ पे इन वाले ब्रैकेट्स के अंदर हम जो आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं इन्हें हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। और यहाँ पे जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, यानी कि अपने फंक्शन को कुछ काम करने के लिए बुलाते हैं, उस टाइम हम उसमें जो भी आर्ग्यूमेंट डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने n को पास किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर, यानी कि ये एक्चुअल वैल्यू है जो हमने पास की है और इसका नाम कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर सिर्फ एक आपका नेम है जो आप अपने फंक्शन के अंदर यूज करोगे उस वेरिएबल पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा गोल है वो है, एक तो मुझे आपको ये पहले का लिखा हुआ है इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इरेज कर लिया। तो जो आज का टॉपिक है वो है एक तो आपका स्कोप। तो एक आज आपका जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो करना है वेरिएबल स्कोप। तो वेरिएबल स्कोप क्या होता है? वेरिएबल स्कोप, अब मैं बहुत बार स्कोप बोल चुका हूँ अपने इस कोर्स में और मैं आपको बोल भी रहा था स्कोप बताऊंगा। तो आज हम बताएंगे आपको बेसिकली स्कोप होता क्या है। स्कोप होता है वो रीजन जहां तक आप अपने वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। तो स्कोप एक रीजन है जिसके बाहर आपका जो वेरिएबल है वो एक्सेस नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं लिखता हूं कि कोई चीज पैन इंडिया है, ठीक है, पैन इंडिया है, तो पैन इंडिया का मतलब ये है कि वो चीज आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। तो पूरे इंडिया में आप एक्सेस कर सकते हो उस चीज को, ठीक है। फिर कोई चीज मैं बोलता हूं कि वो स्टेट लेवल तक है, तो इसका मतलब ये है उसे आप अपने स्टेट से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो। अगर आप उत्तराखंड में हो तो आपका, अगर हम इसे एक डिलीवरी सर्विस मान ले, तो कोई चीज अगर पैन इंडिया डिलीवर करती है तो उसे आप पूरे इंडिया में कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो। अगर कोई वेबसाइट स्टेट लेवल डिलीवरीज करती है तो आप उसे सिर्फ अपने स्टेट में डिलीवरी करवा सकते हो, जैसे मेरे लिए उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि कोई चीज मैन है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन है, तो उसको आप अपनी एक सिटी तक बुला सकते हो। जैसे हम सिर्फ उसे दिल्ली में यूज कर सकते हैं या किसी और सिटी में यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक चीज है जो कि लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि आप इसे ऐसे मान सकते हो कि आपकी गली के नुक्कड़ पर एक कैफे है जो सिर्फ आपकी स्ट्रीट तक डिलीवर करता है, ठीक है, आपकी स्ट्रीट या फिर बेसिकली आपके आसपास की लोकेलिटी में डिलीवर करता है। तो ये है स्कोप्स। यहाँ पे आप पैन को देख सकते हो, ये ऑल ओवर इंडिया जाता है, स्टेट वाला स्टेट तक जाएगा, मैन वाला किसी सिटी तक जाएगा और लैन वाला सिर्फ एक लोकल एरिया में यानी कि एक लोकेलिटी तक जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मेरे वेरिएबल का भी स्कोप होता है और वेरिएबल का स्कोप होता है नंबर 1 जो स्कोप होता है वो होता है आपका क्लास लेवल। एक स्कोप होता है आपका मेथड लेवल। इसके बाद एक स्कोप होता है आपका ब्लॉक लेवल। सबसे नीचे वाले से शुरू करेंगे और ऊपर तक जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे ब्लॉक लेवल स्कोप। ब्लॉक लेवल स्कोप ये कहता है कि आपका जो भी वेरिएबल है उसको आप एक स्पेसिफिक ब्लॉक तक ही एक्सेस कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ इंटेलिजे में आ जाऊं और यहाँ पे हम एक नई
जावा क्लास बना लेंगे। इसका नाम मैं दे देता हूँ functions2। functions2 यहाँ पे क्लास बन के आ चुकी है। इसको साइड पैनल को मैं क्लोज करूंगा, इसके अंदर आऊंगा, अपना मेन मेथड बनाऊंगा। तो भाई ये वाला जो पार्ट है वो एडिटेड है, इसका कुछ पार्ट करप्ट हो गया था वीडियो का, तो ये मुझे दोबारा से रीशूट करना पड़ रहा है। तो चलो अब इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे ब्लॉक स्कोप, आपका जो स्कोप होता है। तो ब्लॉक स्कोप क्या कहता है कि आपका जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक ब्लॉक तक एक्सेसिबल होगा, ठीक है। तो अगर मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ कि इंट ए, या फिर ऐसे नहीं, हम लिखते हैं बूल, लेट्स से बूल का नाम हम रख देते हैं फ्लैग इक्वल्स ट्रू, और यहाँ पे एक्चुअली बूलियन होगा पूरा, तो बूलियन फ्लैग इक्वल्स ट्रू, ठीक है। अब एक इफ़ कंडीशन डाल देते हैं, इफ़ फ्लैग डबल इक्वल्स ट्रू, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं खाली फ्लैग। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, एक इंट ए लेना है जिसकी वैल्यू होगी 5, ठीक है, और साउट कर देना है ए को। तो अब ये जो मेरा ए है ये एक ब्लॉक स्कोप एलिमेंट है, यानी मैं इसे सिर्फ इस वाले ब्लॉक के अंदर जो एक्सेस कर सकता हूँ, इसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। तो एक बार इसे ज़रा रन करते हैं। तो ये रन हो गया, यहाँ पे 5 मेरे पास आउटपुट में भी आ गया, ठीक है, कोई हैरानी वाली बात नहीं है। इसको ज़रा बंद करते हैं। और अब अगर क्या होगा, मैं एक सेकेंड के लिए इस पार्ट को आपके कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो मेरा इफ़ ब्लॉक है ये मेरा लाइन नंबर 4 से लेके लाइन नंबर 7 तक है, ठीक है। तो क्या होगा अगर मैं इफ़ ब्लॉक के बाहर ए को साउट करना चाहूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये रेड हो गया है। अगर हम इसको रन भी करेंगे तो हमें एरर मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैन नॉट फाइंड सिंबल, यानी ये मेरे वेरिएबल ए को ढूंढ ही नहीं पा रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो मेरा इफ़ ब्लॉक है उसका स्कोप मेरे मेन मेथड से छोटा है, ठीक है। मेन मेथड का स्कोप है लाइन नंबर 3 से लेके आपका लाइन नंबर 8 तक, ठीक है। और इफ़ का जो स्कोप है वो है सिर्फ लाइन नंबर 4 से लेके लाइन नंबर 7 तक। तो इफ़ का स्कोप मेन से छोटा है, और इस स्कोप के अंदर मैंने अपना वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है ए, तो मैं इसे साउट कर पा रहा हूँ। अब क्या है, ये जो मेरा ए है ये सिर्फ इस ब्लॉक तक एक्सेसिबल है। तो अगर इस ब्लॉक के बाहर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँगा तो ये चीज़ गलत होगी। तो ये होता है मेरा ब्लॉक स्कोप आपका वेरिएबल। और इसके बाद एक चीज़ और देखते हैं, मैं एक फॉर लूप चलाता हूँ, ठीक है। इंट आई इक्वल्स 0, आई लेस देन जाएगा, कुछ भी जा सकता है, आई लेस देन 5, आई को कर देते हैं ++, ठीक है। अब इस लूप में मैं एक वो डाल देता हूँ साउट, आई की वैल्यू को साउट कर दो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाए हैं ये वाले, आई नो। अगर आप पैरेंथेसिस नहीं लगाते हो जावा में, और अगर आपने C++ पढ़ी हुई है तो आप जानते हो ऐसा करने के बाद मैं अपने जो लूप वगैरह या कुछ भी है उसमें मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट को डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक ही स्टेटमेंट डाल लिया, कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन अब अगर मैं नीचे आ जाऊँ, साउट आई कर दूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो ये रेड हो गया। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, पैरेंथेसिस लगा ही देता हूँ, उससे आपको ईजी रहेगा, ठीक है। तो पैरेंथेसिस लगा दिए, अब आपको थोड़ा क्लियरली पता चलेगा। तो ये जो मेरा 4 का स्कोप है वो लाइन नंबर 3 से लेके लाइन नंबर 5 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे है मेरा साउट आई, यहाँ पे तो परफेक्टली फाइन आई साउट हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं अपने 4 के स्कोप से बाहर आता हूँ, इन पैरेंथेसिस से बाहर आता हूँ, अब अगर मैं आई को प्रिंट करना चाहूँ तो मैं आई को प्रिंट नहीं कर पा रहा हूँ। इसको रन भी करके देख लेते हैं, हमें फिर से वही एरर मिलेगा, कैन नॉट फाइंड सिंबल वाला। तो अगर हम इसे रन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैन नॉट फाइंड सिंबल वेरिएबल आई, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो ये होता है मेरा ब्लॉक स्कोप। अब इसके बाद एक और ब्लॉक स्कोप की बात करते हैं जो C++ वालों के लिए थोड़ा सा नया होगा। अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक ऐसे 2 पैरेंथेसिस लगा देता हूँ तो ये भी एक ब्लॉक कंसीडर किया जाता है, ठीक है, जावा में भी। और मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ इंट ए इक्वल्स 5, ठीक है, साउट कर देता हूँ ए को, साउट ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 प्रिंट हो जाएगा। मैं बाहर आता हूँ। अब जो हमारा वो होता है जावा, वो हमसे ये कहता है कि आप सिमिलर स्कोप में 2 वेरिएबल्स को डिफाइन नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अलग अलग स्कोप में अपने सेम नाम के वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हो। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने इंट ए लिख रखा है फिर इक्वल्स टू 5, अगर मैं दोबारा से यहाँ लिख दूँ इंट ए इक्वल्स 5, या फिर वैल्यू चेंज कर देते हैं 7 और फिर से करूँ साउट ए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो ए है इसके नीचे रेड लाइन आ रही है। ये रेड लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि मेरा जो ए है वो पहले से ही इस स्कोप में डिफाइंड है। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेरिएबल ए इज़ ऑलरेडी डिफाइंड इन मेथड में। चलो ठीक है, ऑलरेडी डिफाइंड है, हम समझ गए। तो क्या मैं इस स्कोप के बाहर अपने ए को डिफाइन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। इंट ए इक्वल्स डाल देते हैं 6 और साउट कर देते हैं ए को। अब आप देख सकते हो जो मेरी रेड लाइन थी वो जा चुकी है। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा पहली लाइन में 5, दूसरी में 6, ठीक है।
रन करते हैं तो पहली लाइन में 5, दूसरी लाइन में 6। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, रन कर रहा है। लेकिन ये अब C++ वालों के लिए नहीं होगी। जिसने जावा सही शुरू करा है उसके लिए तो ये है ही नई चीज़, पर ये C++ वालों के लिए भी नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ int a = 7, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे a के नीचे रेड लाइन आ गई। अब आप लोग कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये तो तूने कहा डिफरेंट स्कोप में, अभी तूने ये चीज़ करके भी दिखाई कि अगर इस int a को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, Ctrl+X कर देता हूँ और फिर यहाँ नीचे ला के कर देता हूँ int a, तो ए के नीचे से रेड लाइन जा चुकी है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। लेकिन अगर यही काम अगर मैं उल्टा कर देता हूँ, Ctrl+X करते हैं, Ctrl+V करते हैं, तो ऐसे करूँगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये जावा में एक चीज़ आपको बताता हूँ कि ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये कम्प्लीटली नए स्कोप को डिफाइन नहीं करते हो। C++ में परफेक्टली फाइन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी ए को सॉर्ट करने में किसी भी तरीके की, लेकिन यही काम आप जावा में नहीं कर सकते। जावा में क्या होता है, जो ब्लॉक होता है ना, ये कम्प्लीटली एक नए स्कोप को डिफाइन नहीं करता। यानी जैसे मैंने यहाँ पे int a लिखा हुआ है, int a = 7 और यहाँ पे लिखा हुआ है int a = 5। ये क्या करेगा, ये सिर्फ आपके मेन मेथड के स्कोप को ही ले लेगा कंसिडरेशन में, ठीक है। तो ये आपके मेन मेथड का जो स्कोप है, जो आपका मेन मेथड है, यहाँ से लाइन नंबर 2 से लेकर लाइन नंबर 9 तक, ये इसके स्कोप को ही कंसिडरेशन में लेगा, चेक करते हुए मेरे पर्टिकुलर 4 से लेकर 7 वाले ब्लॉक को। अब मैंने ये जो इस ब्लॉक में वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है int a, अगर ये पहले से ग्लोबली प्रेजेंट है, ठीक है, बशर्ते उसके लिए ये वाला ब्लॉक यूज हुआ हो, ठीक है, सिंपल पैरेंथेसिस वाला ब्लॉक यूज हुआ हो। इसके बाद अगर जो मेरा a है वो ग्लोबल स्कोप में डिफाइंड है किसी एक मेथड के लिए, ठीक है, मेथड के स्कोप में, तो आप उसे दोबारा से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर रिवर्स हो जाए, अगर int a ग्लोबली प्रेजेंट नहीं है और अगर मैं नीचे उसे ले आऊँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्योंकि मेरा जो a है वो ग्लोबली डिफाइंड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम नीचे आके यहाँ पे a = 7 कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी व्हाटसोएवर। लेकिन यही काम अगर आप अलग तरीके से नहीं कर सकते हो, a पहले से डिफाइन नहीं होना चाहिए। अगर पहले से डिफाइन किया हुआ है फिर से डिफाइन कर रहे हो तो ये चीज़ जावा की कंपाइलर की स्ट्रिक्टनेस को दर्शाता है। सी का जो कंपाइलर होता है, उसका जो कंपाइलर होता है वो इस चीज़ में फ्लेक्सिबल होता है कि आप अपने ब्लॉक्स को, नॉर्मल पैरेंथेसिस वाले ब्लॉक को एक कंप्लीटली नया स्कोप बना दो। लेकिन जावा का जो कंपाइलर है वो इस मामले में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। तो जावा का कंपाइलर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, वो आपको पैरेंथेसिस को एक नया स्कोप बनाने नहीं देगा। लेकिन अगर मैं ब्लॉक से पहले अगर ग्लोबली किसी वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकता तो क्या ये प्रॉब्लम मेरी इफ़ और बाकी फॉर लूप के ब्लॉक्स के साथ आएगी? तो चलो int a डाल देते हैं 5, एक इफ़ ब्लॉक डालते हैं। इफ़ ब्लॉक डालने से पहले एक बूलियन बना लेते हैं, बूलियन फ्लैग = ट्रू, ठीक है। अब कंडीशन डाल देते हैं, कंडीशन ट्रू रखनी है इसलिए मैंने फ्लैग डाल दिया अंदर। अब मैं यहाँ पे एक नया int a बनाता हूँ, तो अब अगर int a = 7 करूँगा तो देखो अब रेड लाइन आ जाएगी, और अगर मैं साउट करूँगा a को, आप देख सकते हो एरर है। यही प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है, ए के नीचे रेड लाइन आ चुकी है। चलो रन करते हैं इसको, तो ये देख सकते हो फिर से दिक्कत आ गई ऑलरेडी डिफाइंड की। क्या ये चीज़ फॉर लूप के साथ भी दिक्कत देगी? तो फॉर में int a डाल देते हैं =5, a जाएगा आपका <> आपका 5 और a होता रहेगा ++, और यहाँ पे अंदर हम डाल देते हैं साउट a, ठीक है। अब आप देखो फिर से रेड मार्कर आ गया, ठीक है। तो ये एरर आता है और a = 3 डालते हैं ताकि कंडीशन जो है वो मैट हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से वही एरर आ रहा है, ऑलरेडी डिफाइंड इन द स्कोप। तो ये चीज़ होती है, आपका जो C++ होता है वो ब्लॉक्स को एक कम्प्लीटली नया स्कोप बनाने के लिए अलाउ करते हैं। वहाँ पे आप जो ब्लॉक है वो कम्प्लीटली नया स्कोप है, कम्प्लीटली डिफरेंट। लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता, ये कम्प्लीटली डिफरेंट स्कोप नहीं हो सकता। अगर वेरिएबल बेसिकली मेथड वाले स्कोप में अगर पहले से डिफाइंड है तो आप अंदर अपने ब्लॉक्स में दोबारा से उस वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। तो अगर मैं इन सबको यहाँ से हटा दूँ, int a = 5 है। अब अगर मेन मेथड के बाहर में बनाऊँगा int a = 5 तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो जो जावा है वो मेथड्स को तो कम्प्लीटली नया स्कोप मानता है, लेकिन जो आपके ब्लॉक्स होते हैं उनको कम्प्लीटली नया स्कोप नहीं मानता। अगर आपका वेरिएबल पहले से आपके मेथड वाले स्कोप में डिफाइंड है तो आपका जो ब्लॉक है वो एक कम्प्लीटली नया स्कोप कंसीडरेशन में नहीं आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक int a बना देता हूँ 4, अब मेथड है उसके स्कोप में एक a एग्जिस्ट करता है। तो अब अगर कोई मैं नया स्कोप बनाऊँगा, अगर मैं int या फिर int कह रहा हूँ, एक बूलियन बनाऊँगा, बूलियन फ्लैग = ट्रू, ठीक है, और अपना इफ़ ब्लॉक डाल दूँ और इसमें बूलियन डाल दूँ फ्लैग, तो फ्लैग
अब फ्लैग तो ट्रू है ही है। अब अगर मैं इफ़ के अंदर डाल दूंगा इंट a इक्वल्स 5 तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मेरा कोई भी a पहले से डिफाइंड ना हो, उस केस में क्या है, ये जो है आप a वो सिर्फ और सिर्फ इस इफ़ ब्लॉक के लिए है। अगर मैं इस इफ़ ब्लॉक के बाहर इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँ साउट a, तो ये चीज़ मुझे देगी एरर। तो आई होप सो आपको जो ब्लॉक लेवल स्कोप है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे की वीडियो वही पुरानी वाली वीडियो है जो थैंकफुली करप्ट नहीं हुई थी। तो अगर आपको अजीब सा लगे तो इसमें कोड थोड़ा सा अलग है, आगे कट मारूंगा तो कोड थोड़ा सा अलग है, तो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी मुझे आपको। वो वीडियो फाइल करप्ट हो गई थी। तो चलो आगे बढ़ते हैं मेथड लेवल स्कोप पे। तो मेथड लेवल स्कोप जैसा मैंने आपको अभी बताया था फंक्शन के अंदर का, तो मेथड लेवल स्कोप कहता है किसी एक फंक्शन या फिर हम जिसे मेथड भी बोल देते हैं, फंक्शन या मेथड के अंदर तक आप अपने वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। जैसे अगर मैं फिलहाल इसे यहाँ से हटा दूं इंट a को, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक और यहाँ पे इंट सम। ये कुछ इनपुट्स ले लेगा, इंट a ले लेगा, एक इंट b ले लेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, इसमें एक इंट सम होगा विच विल बी इक्वल टू a प्लस बी। तो a प्लस बी और यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे होंगे सम को, ठीक है। बहुत छोटा सा प्रोग्राम। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मेरा जो ये सम वेरिएबल है इसको आप इस फंक्शन में तो कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन इस फंक्शन के बाहर आप इसे कहीं एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे अगर साउट करना चाहूंगा सम को सीधा, तो अगर मैं ऐसे सम लिख दूं तो ये देखो ये रेड हो गया, ठीक है। वो इसलिए हो गया क्योंकि इसे अपने लोकल स्कोप में ये वेरिएबल नहीं मिला, और अगर ये ग्लोबली भी जाएगा तो भी इसको ये वेरिएबल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वाला जो सम वेरिएबल है ये ग्लोबली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आपका एक मेथड के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो इसका जो स्कोप है वो इस मेथड तक का है, यानी कि इसका स्कोप आपकी लाइन नंबर 3 से लेके लाइन नंबर 6 तक का है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक काम करूं, ये मेरी जो क्लास है, अब हम बात कर रहे हैं क्लास लेवल स्कोप की, तो अगर मैं यहां से ये इंट हटा दूं, ठीक है, और यहां पे लिख दूं स्टैटिक इंट सम, अब आप देख सकते हो यहां से भी एरर हट गया है और मेन मेथड में से भी एरर हट गया है। तो ये इसलिए हटा है क्योंकि अब जो मेरा सम वेरिएबल है इसका स्कोप हो चुका है मेरी पूरी क्लास का, यानी कि फंक्शंस 2 पूरी जो क्लास है उसमें मैं कहीं पे भी सम को एक्सेस कर सकता हूं। तो मेरी लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 15 तक मैं कहीं पे भी अपने सम को एक्सेस कर सकता हूं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सम की वैल्यू हो गई है a प्लस बी, फिर रिटर्न कर दिया है सम। और अगर मैं मेन मेथड में भी आके यहाँ पे देखूं तो प्रिंट एलन सम, तो सम को मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये होता है मेरा क्लास लेवल स्कोप। अब यहाँ पे स्टैटिक क्यों लगाया है, तो स्टैटिक मैंने इसलिए लगा हुआ है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ अभी के लिए, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड नहीं है। आपके जितने भी अभी मेथड्स हम देख रहे हैं और जो हमारा मेन फंक्शन है उन दोनों के पहले स्टैटिक लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो फंक्शंस है ये दोनों ही स्टैटिक है, तो अगर आप कोई वेरिएबल इसके अंदर डिक्लेयर करोगे तो उसमें आपको स्टैटिक लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली स्टैटिक हो जाएगा। लेकिन अगर आप इनके बाहर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो फिर उसे एक्सेस करना चाहते हो, तो फिर आपको उस वेरिएबल को एक्सप्लिसिटली स्टैटिक बनाना पड़ेगा, आपको स्टैटिक करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है, इसलिए यहाँ पे स्टैटिक लगाया हुआ है। अगर ये स्टैटिक में हटा देता हूँ तो आप देख सकते हो ये फिर से रेड हो गया, वो इसीलिए क्योंकि हमने एक स्टैटिक फंक्शन में नॉन स्टैटिक चीज का यूज किया है। तो यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं स्टैटिक, यहाँ पे हमारा जो एरर है वो हट चुका है। तो ये होता है आपका क्लास लेवल स्कोप, यानी कि आप इस पूरी क्लास में सम को कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्लास लेवल स्कोप पूरा। इसके बाद अब हम बात करते हैं पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस की। तो पास बाय वैल्यू स्लैश पास बाय रेफरेंस बाय, तो ये चीज क्या है, तो अभी हम इस वाले फंक्शन को यहां से हटा देते हैं, ठीक है, साउट भी हटा देते हैं। आपने स्वैप का प्रोग्राम जरूर लिखा होगा कोर्स की स्टार्टिंग में ही, बेसिकली दो वेरिएबल्स की वैल्यू को इंटरचेंज करना। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर दे दूं इंट a इक्वल्स 5 कॉमा b इक्वल्स 6, अब अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं a इक्वल्स a प्लस बी, ठीक है,
बी इक्वल्स ए माइनस बी, फिर दोबारा से ए इक्वल्स ए माइनस बी। ठीक है, तो अब मेरे दोनों वेरिएबल्स जो है वो स्वैप हो चुके होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ ए और इसके बाद मैं इसे ही कंट्रोल डी कर लूँ और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करूँ बी को, तो ए में 5 की जगह प्रिंट होना चाहिए 6 और बी में प्रिंट होना चाहिए 5, तो आउटपुट आना चाहिए 6 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट आ गया 6 5। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो स्वैप हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। इंट ए इक्वल्स 5 कॉमा बी इक्वल्स 6। ठीक है, अब हम एक फंक्शन बनाएंगे स्वैप का और ये इनपुट ले रहा होगा पर मुझे रिटर्न करके कुछ नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ पे हम बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्वैप, लिख देते हैं इसका नाम इंट ए कॉमा इंट बी, और यहाँ पे हम कर रहे होंगे ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, बी इक्वल्स ए माइनस बी, ए इक्वल्स ए माइनस बी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ स्वैप को। स्वैप इसमें पास कर देते हैं ए कॉमा बी, और अब यहाँ पे साउट कर लेते हैं ए को और इसके नीचे साउट कर लेंगे हम बी को। तो क्या हमारी वैल्यू स्वैप हो चुकी होंगी, चेक करते हैं। तो 5 और 6 ये तो स्वैप ही नहीं हुई। स्वैप क्यों नहीं हुई? यहाँ पे मैंने ए और बी बनाए, यहाँ पे भी ए और बी बनाए और ए और बी को पास कर दिया। फंक्शन के अंदर स्वैप भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो ये स्वैप क्यों नहीं हुई? ये स्वैप इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमने ये जो ऑपरेशन परफॉर्म किया ये किया पास बाय वैल्यू से। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका स्टैक है इसमें था आपका मेन मेथड। ठीक है, इसमें था आपका a इक्वल्स टू 5 कॉमा b इक्वल्स 6। ठीक है, अब जब आपने अपने स्वैप फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे एक ब्लॉक बना और इसमें आपने a और b की वैल्यू को पास करा। तो इस फंक्शन में तो a की वैल्यू हो गई 6 और b की वैल्यू हो गई 5, लेकिन जैसे ही ये फंक्शन पूरा हुआ तो ये यहाँ से स्टैक में से क्लियर हो गया और मेन फंक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब भी आप अपनी पास बाय वैल्यू करते हो तो आप क्या करते हो, अगर आपका मेन फंक्शन में दो वेरिएबल्स हैं a और b, a b, ये है आपका 5, ये है 6, और फिर जब आप फंक्शन कॉल करते हो और आपके फंक्शन का ब्लॉक बनता है स्वैप, तो आप क्या करते हो, एक कॉपी बना देते हो। यहाँ पे एक कॉपी बन चुकी है a की और एक कॉपी बन चुकी है b की। तो अब इसके अंदर पहले a 5 था, b 6 था, दोनों स्वैप हुए, a 6 हो गया और b 5 हो गया। ठीक है, लेकिन वो स्वैप इस वाले फंक्शन के अंदर हुआ। ठीक है, इससे आपके मेन फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आया क्योंकि आपने सिंपली अपनी a की वैल्यू को इस वाले a के अंदर कॉपी कर दिया था और इस b की वैल्यू को इस वाले b के अंदर कॉपी किया था। ठीक है, आपने सिंपली अपनी वैल्यूज को कॉपी किया था। तो अगर मैं इसी फंक्शन के अंदर करूं साउट a और b, तो साउट a और इसी के नीचे b, और यहां से स्टेटमेंट्स हटा दूं, अब इसको रन करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 और 5 अब आपके वेरिएबल स्वैप हो गए। तो ये जो स्वैपिंग थी ये सिर्फ इस फंक्शन तक लिमिटेड थी क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू आपकी कॉपी होके आई थी। ये वाला a इस फंक्शन के लिए a है और ये वाला b सिर्फ इसी फंक्शन का b है। इन दोनों में आके आपकी वैल्यूज कॉपी हो गई थी, यहाँ पे स्वैप हुई, और जैसे ही मेरा ये फंक्शन जो है स्टैक में से क्लियर हुआ, ये दोनों ही वेरिएबल्स यहाँ से डिलीट हो गए और आपका जो a और b है मेन मेथड वाला वो वैसे का वैसा ही रह गया, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, अब पास बाय रेफरेंस क्या होता है? तो पास बाय रेफरेंस होता है, इसमें आप अपने मेमोरी एड्रेस को पास करते हो। ठीक है, पास बाय रेफरेंस। इसमें क्या होता है, अगर आपका कोई वेरिएबल है एक इंट a और एक इंट b जिनके अंदर कुछ वैल्यूज हैं 5 और 6, अब आप क्या करोगे, कोई फंक्शन अगर बुलाओगे, ठीक है, और उसमें पास बाय रेफरेंस करोगे, तो जो आपका मेन फंक्शन है
उसी में आपकी वैल्यूज में चेंजेस आ जाएंगे। ये दोनों एक्चुअल में मेन में ही स्वैप हो जाएंगी, और जब आप मेन में लिखोगे साउट ए और बी तो ये स्वैप हुई भी मिलेंगी। लेकिन जावा में पास बाय रेफरेंस नहीं होता है। पास बाय रेफरेंस अगर आपको देखना है तो आप सी या फिर C++ का एक पास बाय रेफरेंस देख सकते हो। वहां पे क्या होता है, आप मेमोरी के एड्रेसेस को पास करते हो। तो जैसे ये ए है, इसका कुछ एड्रेस है 5x6EFF, और यहाँ पे बी का कुछ एड्रेस है 6A77FE। तो ये अगर मेमोरी का कोई एड्रेस है तो आप अपनी मेमोरी एड्रेसेस को पास कर दोगे, और इन मेमोरी एड्रेसेस पर जो वैल्यूज हैं यानी कि 5 और 6 ये दोनों स्वैप हो जाएंगी आपस में, और आपके मेन मेथड में जो आपको चेंज है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये होता है पास बाय रेफरेंस। जावा में हम पास बाय रेफरेंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जावा में पास बाय रेफरेंस नहीं होता है, सिर्फ पास बाय वैल्यू होता है। और इसकी वजह है जावा में आपके पॉइंटर्स यूज नहीं होते हैं। तो जावा में आपके जो पॉइंटर्स हैं वो यूज नहीं होते हैं। अगर आप C या C++ में पॉइंटर्स देखोगे, आप देख सकते हो, बहुत अच्छी चीज है, आपको मेमोरी के बारे में थोड़ा पता चलेगा। तो वहां पे पॉइंटर्स यूज करते हैं पास बाय रेफरेंस को अचीव करने के लिए, बट ये काम हम जावा में नहीं करते हैं। इसके बाद बस एक टॉपिक और रह गया है आपका, और वो है मेथड ओवरलोडिंग। तो बात करते हैं मेथड ओवरलोडिंग की, कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है। अभी हमने एक चीज देखी कि मैंने यहाँ पे इंट ए डिक्लेयर किया हुआ है, तो मैं दोबारा से इंट ए किसी वैल्यू के साथ डिक्लेयर नहीं कर सकता, ठीक है। चलो, ये चीज वेरिएबल्स के साथ तो है, लेकिन क्या मैं दो सेम नाम के फंक्शंस नहीं बना सकता हूँ? ट्राई करके देखते हैं। स्टैटिक इंट सम एक बना लेते हैं, ये ले रहा होगा इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है, और ये मुझे रिटर्न करके दे रहा होगा a+b, तो रिटर्न a+b, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हम सेम नाम के दो वेरिएबल्स तो नहीं बना सकते, ये बात तो गारंटीड है एक ही स्कोप में, लेकिन क्या हम सेम नाम के दो फंक्शंस बना सकते हैं एक ही स्कोप में? ट्राई करके देख। तो यहाँ पे मैंने सम बना दिया, एरर दे रहा है, ठीक है, एरर देना भी चाहिए, लेकिन क्या हो अगर मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स थोड़े से चेंज कर दूँ? तो ये देखो, यहाँ पे मैंने एक इंट सी भी बना दिया, ठीक है, और जैसे ही मैंने इंट सी बनाया यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं a+b+c, तो वो एरर चला गया, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग या फिर फंक्शन ओवरलोडिंग। इसमें क्या होता है, आप सेम नाम से दो फंक्शंस बना सकते हो, बस उसमें क्या होता है, आपका जो पैरामीटर्स है वो डिफरेंट होने चाहिए या फिर डिफरेंट कास्ट के होने चाहिए। अगर मुझे इंट ए बी और सी तीन ही वेरिएबल्स का एक और बनाना है सम, क्योंकि अब मैं 3 का तो नहीं बना सकता हूँ, मुझे 4 का बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मुझे ये 3 वेरिएबल्स के लिए सम बनाना है तो अब मुझे इसकी कास्ट चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं फ्लोट, इसे कर दूं फ्लोट, तो ये देखो मैंने सिर्फ एक फ्लोट चेंज किया और यहाँ पे ये एरर चला गया, क्योंकि अगर आप फ्लोट और इंटीजर के बीच में अपना एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो रिजल्टेंट आंसर जो होता है वो आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही होता है। तो यहीं से कास्ट चेंज हो गई। बाकी सही मायने में आपको इन सबको फ्लोट ही कर देना चाहिए। तो फ्लोट, क्योंकि आप फ्लोट में इंटीजर को भी पास कर सकते हो, डबल को पास कर सकते हो, सब कुछ पास कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया फ्लोट। तो ये होता है मेथड ओवरलोडिंग, यानी कि एक ही नाम के कई सारे फंक्शंस बन सकते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन आप किस तरीके से मेथड को कॉल करते हो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सी बना लेते हैं जिसकी वैल्यू दे देते हैं 1। अब यहाँ पे लिख देते हैं, एक लाइन आउट करेंगे इस चीज को चेक करने के लिए, और इसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। दिस इज सम ऑफ 2 वेरिएबल्स, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं साउट दिस इज सम ऑफ 3 वेरिएबल्स। और अब यहाँ पे अपन के फंक्शंस को कॉल करते हैं, सम को कॉल करता हूँ, और ये कुछ वैल्यू भी रिटर्न कर रहा होगा, तो इसको ना साउट के अंदर डाल देंगे। इसमें हम पास कर देते हैं a, b, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल डी दबाते हैं और a, b, c। तो आप ये देखो, पहले जो मैंने अपनी फंक्शन कॉल लगाई इसमें मैंने सिर्फ 2 वेरिएबल्स को पास किए, तो मेरे जावा कंपाइलर ने लिंक करने बेसिकली ये देख लिया कि मैं सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स को यूज कर रहा हूं, तो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे जिसमें 2 वेरिएबल्स का इनपुट आ सकता है उस वाले सम को कॉल कर दिया।
फिर यहाँ पे मैंने दोबारा से सम को कॉल किया, इस बार मैंने 3 वेरिएबल्स को पास किया, तो इसने ऑटोमेटिकली जो 3 वेरिएबल वाला सम था उसको कॉल कर दिया। यहाँ पे देख भी सकते हो दिस इज सम ऑफ 2 वेरिएबल, ये वाला फंक्शन है, और यहाँ पे भी देख सकते हो सम ऑफ 3 वेरिएबल्स, ये वाला फंक्शन है। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग, और ये चीज हमारी अचीव हो पाती है पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूं, एक साउट और कर देते हैं, चलो लास्ट, फिर एंड कर लेते हैं। सम को कॉल कर देता हूँ, इस बार मैं 4.5,5 कर दूं, और यहाँ पे मुझे इनके आगे लिखना पड़ेगा f। ठीक है, अब अगर मैं रन करूं तो तीसरी बारी में 14.5, यानी कि मेरा ये जो तीसरा फंक्शन है ये कॉल हुआ। तो जावा ऑटोमेटिकली आप कितने पैरामीटर्स पास कर रहे हो उसके बेसिस पे आपके फंक्शंस को कॉल कर देता है। ठीक है, और पॉइंटर्स जावा में क्यों यूज नहीं होते, इसका आंसर ये है कि पॉइंटर्स के वजह से आप अपनी मेमोरी के साथ छेड़खानी कर सकते हो, और मेमोरी के साथ अगर छेड़छाड़ आप अलाउ करते हो किसी भी प्रोग्राम में तो वो एक अच्छी चीज नहीं है, उसकी सिक्योरिटी लॉ मानी जाती है। इसीलिए जावा चूंकि एक रोबस्ट लैंग्वेज है, ठीक है, रोबस्ट का मतलब है सिक्योर है, तो इसलिए यहाँ पे पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है, जिसकी वजह से हम पास बाय रेफरेंस को अचीव नहीं कर पाते हैं। और ये जो हम एक ही नाम से 3 फंक्शंस बना ले रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। बेसिकली सेम नाम के एक से ज्यादा फंक्शन होना, उसी को हम मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। बस उनके जो पैरामीटर्स हैं या फिर उनका जो रिटर्न टाइप है वो डिफरेंट होना चाहिए, और ये चीज अचीव हो पाती है पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से। तो बस फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।